वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। राशिद अल्वी ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। तो पहले दिग्विजय सिंह, उसके बाद आनंद शर्मा और अब इच्छा जताई है राशिद अल्वी ने कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें नाम दिग्विजय सिंह का है, आनंद शर्मा का है। तो उसके बाद अब राशिद अल्वी ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। कह रहे हैं कि मैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और इस बाबत उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है। मैंने रिक्वेस्ट की है, सोनिया जी से दरख्वास्त की है। बनारस एक तारीखी शहर है, एक सेकुलर शहर है। बनारस से न सिर्फ हिंदू जुड़ा है, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैनी, सब लोग बनारस से एक रिश्ता रखते हैं। बनारस सेक्युलरिज्म को सीखने के लिए सबसे अच्छा शहर है और मैंने यही दरख्वास्त की है कि जिस शहर में मुगल बादशाह सीखने के लिए आया करते थे, उस शहर में अगर वो मुझे भेजेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलरिज्म का सही सबक दे सकूं। और मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे मौका मिलेगा तो बनारस एक सेकुलर शहर है, वहां सेकुलर लोग रहते हैं, सेक्युलरिज्म की जीत होगी। उधर बीजेपी नेता उमा भारती सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनौती दे सकती हैं। खबरों की माने तो संघ ने उमा भारती के झांसी और रायबरेली से एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी है और अब पार्टी में भी इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही पार्टी उमा भारती को झांसी और रायबरेली सीट से उतारने पर सहमति जता सकती है। तो इससे पहले भी उमा भारती के रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी। रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी उमा भारती। उन्होंने रामदेव के साथ बातचीत भी की थी और रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अपील की थी बीजेपी से कि सोनिया गांधी के खिलाफ उमा भारती को रायबरेली से उतारा जाए, लेकिन बताया गया था कि उमा भारती झांसी सीट नहीं छोड़ना चाहती हैं। लिहाजा उन्होंने कह दिया कि मैं झांसी सीट नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बीजेपी ने खंडन कर दिया था खबरों का और कहा था कि उमा भारती झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब खबरें हैं कि उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ सकती हैं। संघ ने इस पर सहमति जता दी है। बहरहाल एक तरफ जहां बीजेपी अभी सोनिया और राहुल को घेरने के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है, वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर वो भी रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को इस बारे में कम से कम 4 महीने पहले बताना चाहिए था और अभी कम वक्त बचा है, इसलिए वो इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो वो भी पहले से तैयार थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन अब वक्त कम बचा है, पार्टी को पहले से बताना चाहिए था। तो चुनाव लड़ सकते हैं रायबरेली से, लड़ना चाहते थे स्वामी। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले पार्टी को बताना चाहिए था, इसलिए वो इस बारे में अब नहीं सोच रहे हैं क्योंकि अब कम वक्त बचा है। नहीं, संभावना तो नहीं है क्योंकि ये बात पहले छेड़ी गई थी जनवरी में। उस समय मैं तैयार था, लेकिन पार्टी मनमानी बन ना सका। अब इस आखिरी वक्त में वहां तैयारी के बिना जाना ठीक नहीं है। जब मैं इनके बारे, इनकी जो हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है, खास तौर पर कांग्रेस वालों का और खास तौर पर सोनिया गांधी का, और हमने कई बार ये अनुभव भी किया। एक बार 2006 में जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी तो खूब मेरे ऊपर प्रयास हुई थी और तो हमारी भी तैयारी अच्छी थी तो कर नहीं सके। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे क्षेत्र से लड़ने के लिए 4 महीने की नोटिस मुझे मिलती तो निश्चित तौर पर मैं लड़ता। आज की परिस्थिति में नहीं लड़ सकता। तो आज की परिस्थिति में नहीं लड़ सकता। 4 महीने पहले पार्टी को नोटिस देना चाहिए था, बताना चाहिए था, तब वो तैयार थे, लेकिन पार्टी तब मन नहीं बना सकी सुब्रमण्यम स्वामी को रायबरेली से टिकट देने के लिए। लेकिन अब वो नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वहां से इस वक्त लड़ना, चुनाव से ठीक पहले वहां पर जाना ठीक नहीं है, ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। बहरहाल एक तरफ जहां रायबरेली से उमा भारती का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं अमेठी से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हैं। स्मृति ईरानी का भी अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि राहुल को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पहले से ही चुनावी मैदान में वहां पर मौजूद हैं।
दिलचस्प होगा अमेठी का मुकाबला। पहले राहुल गांधी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, सिटिंग सांसद हैं वहां से, और अब कुमार विश्वास भी वहां पर उतर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनौती देंगी, लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। मुलायम के समर्थन में सुन्नी उलेमा काउंसिल का गठन किया गया। इसके लिए पार्टी मुख्यालय में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली। वहीं सुन्नी काउंसिल को 85% मुसलमानों ने समर्थन दिया, तो रसादी मदनी को केवल 15% मुसलमानों ने समर्थन दिया है। उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रसादी मदनी ने जब से आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोका है, उनकी खिलाफत में तमाम मुस्लिम संगठन यहां पर मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने पहुंचे हैं। आज मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात भी हुई है। मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के नेतृत्व में ये मुलाकात किया है। गायत्री जी, क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या कुछ चर्चा? ये संगठन के लोग पूरे प्रदेश के, ये सुन्नी उलमा संगठन है और जो 85% आबादी के, हाँ। और इन लोगों ने जिस तरीके से राशिद अलवी जो है मदनी ने जो घोषणा की, उससे इन लोगों ने फिरका प्रस्त ताकतों को मजबूत करने की बात की और कमजोर करना चाहते हैं। उसको लेकर ये लोग बहुत फिक्रमंद होकर के, अब पूरे प्रदेश के कोई ऐसा जनपद नहीं जहाँ से लोग ना आए हैं, और सारे ये मौलाना आए हैं। हमारे साथ और भी कुछ मौलाना हैं। आप लोगों की मुलायम सिंह यादव से क्या बातचीत हुई और क्या कुछ आपने उनको कहा? हम लोगों से यही बात हुई है कि हर तरह से देश को बचाना है, आपस में मोहब्बत से रहना है और एक दूसरे की परेशानी में पहुंचना है और माननीय मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। गायत्री जी, निश्चित तौर पे काफी आक्रोश है इन लोगों में रसादी मदनी को लेकर के। आप लोगों को कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है उनका वहां से? देखिए, कुछ नहीं, जब जिस कौम के जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं और जिस तरीके से सैलाब और पूरा मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय नेताजी के साथ खड़ा है, निश्चित तौर से इससे साबित है कि कहीं कोई जादू नहीं, सफाया हो जाएगा और उनका पर्दाफाश हो जाएगा और फिरका प्रस्त ताकतें समाप्त होंगी और मोदी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो ये से हमारे साथ तमाम सुन्नी काउंसिल के लोग जो उलेमा काउंसिल से अलग अपना एक संगठन बनाए हैं और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को आज उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। कैमरामैन विशाल के साथ संजय राजन, समाचार प्लस, लखनऊ। उधर शामली की कैराना लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सुनील कसाना ने शामली नगर में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने शामली जिले की बदहाली को दूर करने का वादा करते हुए विकास के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने जनपद की बदहाली के लिए यहां के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां लोगों को कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, जिससे उन्होंने क्षेत्र में वंशवाद की राजनीति बढ़ने की भी बात कही। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हमारी पार्टी जो है विकास का, हमारा सबसे पहला मुद्दा विकास है। बाकी पार्टियों की मैं बात नहीं करता, आप सब लोग परिचित हैं। कोई धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहा है, कोई दंगे करा रहा है, कोई जातिवाद के हिसाब से चल रहा है। कुछ ऐसे यहाँ घराने हैं जिन्होंने वंशवाद की राजनीति की हुई है। पहले मदर थी, उन्होंने काम नहीं किया, फिर बेटे को पेश कर दिया। यही राजनीति यहाँ चल रही है। मेरठ में रविवार की देर शाम नगमा एक बार फिर उसी क्षेत्र में थी जिस क्षेत्र में पिछले दिनों उनके साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि इस बार नगमा अपनी गाड़ी में ही सवार रही और लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद नीचे नहीं उतरी। नगमा मच्छेरान क्षेत्र में चुनाव प्रचार के मकसद से पहुंची थी। हालांकि वो जनसभा के लिए देर से पहुंची, लेकिन उन्हें देखने के लिए भारी तादाद में युवा और बच्चे एकत्र हुए थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला और कांग्रेसी कार्यकर्ता स्थिति अनियंत्रित होने से पहले नगमा को वहां से लेकर निकल गए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व महानगर अध्यक्ष नसीम कुरैशी और इमरान पर आरोप लगाया है कि इन दोनों की वजह से जो व्यवस्था थी वो खराब हुई थी और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। कारण इसमें दो आदमी का मानता हूँ, एक तो ये नसीम कुरैशी जी हैं और दूसरा इमरान है। ये अपने हिसाब से चलाएंगे तो नगमा जी जो है यहाँ से जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि ये अपने इनके इलाके में तो बेइज्जती कराई है इन्होंने नगमा जी की। हम अपने इलाके में सही व्यवस्था लेके चले हैं तो इन्होंने हमारी व्यवस्था का नाश कराया है।
इन लोगों की वजह से मैडम जी लेट हुई हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मैडम जी गाड़ी से उतरकर महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई हैं। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। फर्रुखाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने टिकट लौटा दिया है। पार्टी ने मुकुल त्रिपाठी को यहां से टिकट दिया था। मुकुल तिवारी सलमान खुर्शीद के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकुल त्रिपाठी ने ये कहते हुए टिकट वापस कर दिया है कि पार्टी उनका सहयोग नहीं कर रही है। मुकुल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से पार्टी के 5वें उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना टिकट लौटा दिया है। पार्टी के अंदर आके वहां फर्रुखाबाद जाने के बाद मुझे पता चला कि उस पार्टी में ही अपने आप में मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट ना कहिए, खुद भ्रष्टाचार है। मैं तो सीधे आरोप लगाऊंगा। वहां पे करीब 40 से 50 हजार मेंबर बने हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मुझे वहां पे जाके बेसिकली मैं कहूंगा फंसाया गया है। वहां पे 1700 लोगों के मेंबरों के मुझे नाम मिले हैं और 1700 मेंबरों के नाम जो मिले हैं 1700 इज ए वेरी लेस अमाउंट टू फाइट ए लाइक लोकसभा इलेक्शन। आप इस तरह से बात करिए। और केजरीवाल जी की शहर में मुझे पता चला कि जब फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी वहां पहुंचे थे, वहां पे करीब 15 से 16 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, जिसमें से 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ था। बाकी पैसा कहाँ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो 10 रुपए की पर्ची सदस्यता शुल्क वाली थी, उसमें अकाउंट में 2000 रुपए है, जबकि खर्चे का कोई ब्यौरा मांगा गया तो ब्यौरा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। संगठन से मुझे जीरो सपोर्ट मिला है, जीरो। पार्टी ने मेरे ऊपर, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने धमकी भी मुझको दी, जिसकी एफआईआर मैंने वहां लॉन्च कराई। बावजूद उसके ना स्टेट से ना नेशनल से कहीं एक हौसला अफजाई के फोन तक नहीं आया कि आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। इतना भी बोल देते तो शायद मैं ये निर्णय ना लेता। उधर गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन लगभग सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। सपा तो सारी हदें पार करते हुए पार्टी के प्रचार के लिए लगभग 2 दर्जन नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी करा रही है। 9 से 12 साल के मासूम बच्चे 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर सपा के झंडे लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन बच्चों से 100 रुपए की मजदूरी पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा के लिए 1000 झंडे लगवाए गए और जनसभा खत्म होने के बाद झंडे उतरवाए भी गए। कई सभाओं के लिए ये बच्चे झंडे लगा चुके हैं। नहीं, इसमें वैसे बच्चों के ऐसे तो बिल्कुल मना है। इसमें जैसे 14 साल के बच्चे तक जो चाइल्ड लेबर है तो वर्जित है। इसी में ऐसा कोई शिकायत अभी तो मेरे सामने आया ही नहीं है इसमें, क्योंकि इन लोगों को चुनाव में प्रचार प्रसार में आपको जैसा बता रहा है, इसमें ऐसा कोई शिकायत मेरे सामने आ जाए तत्काल इसको मैं तुरंत इसको कार्रवाई सुनिश्चित करा देंगे। गोंडा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा मोदी को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते बनारस में कैंप कर मोदी को हरा देंगे। वहीं बेनी ने मुलायम सिंह को एक मंच पर आकर बहस करने की भी चुनौती दी और दावा किया कि बाबरी मस्जिद आडवाणी और मुलायम ने मिलकर गिराई है। आपको बता दें, बेनी प्रसाद वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में मोदी और मुलायम पर निशाना साधा। हमने हर बार कहा कि मुजफ्फरनगर में मोदी और मुलायम दोनों का हाथ है। बाबरी मस्जिद गिराने में अडवाणी क्रांति का हाथ है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कल्याण सिंह ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर शरद पवार ने बोलते हुए कहा था कि मोदी को इलाज की जरूरत है, जिसके जवाब में कल्याण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि इलाज मोदी को नहीं बल्कि शरद पवार को करवाने की जरूरत है। वहीं मोदी पर बोलते हुए कल्याण सिंह ने कहा कि वो अपनी जान की फिक्र न करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। की जो भाषा है वो कोई स्वस्थ मस्तिष्क की भाषा नहीं है। कहीं न कहीं मानसिक बीमारी है, तो इलाज तो कराना चाहिए। तो गैर से तत्व, आतंकवादी तत्व हैं जो उनकी जान को खतरा बने हुए हैं। सुरक्षा बढ़ाने की तो केंद्र सरकार को मांग की जाए न की जाए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। शुभकामना के लिए वाराणसी के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पहले ही काशी न आए हों, पर उनके समर्थकों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बीजेपी के अन्योदय प्रकोष्ठ और बीजेपी समर्थकों ने आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सुबह काशी के अधिपति को साथ लेकर शुभकामना यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का स्वरूप मास्क पहनकर बीजेपी के नारे के साथ यात्रा निकाली।
शुभकामना यात्रा में नरेंद्र मोदी के अलग झंडे, शंख और बाबा का शिवलिंग भी साथ था। कार्यकर्ताओं ने मोदी का संदेश काशी और देश के कोने कोने से आए लोगों को दिया। साथ ही शहनाई की धुन पर ढोल बजाकर लोगों में मिठाइयां भी बांटी।